प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य के पार्ट 4 का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कौटिल्य के पार्ट 4 में मैंने कौटिल्य के प्रशासनिक दृष्टि से क्या योगदान रहे हैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसके पूर्व मैंने कौटिल्य की नैतिक शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन आप लोगों को बताया इससे पूर्व वाले वीडियो में। इसके पहले मैंने कौटिल्य के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कौटिल्य का सामान्य परिचय और उसके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय दिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कौटिल्य के योगदान का वर्णन करने जा रही हूँ। कौटिल्य के योगदान को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्रजा सुखे सुखम राज्ये प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ये प्रजानां तु प्रियम हितम। यह श्लोक भारत के संसद भवन पर भी उत्कीर्ण है। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। जो कुछ प्रजा को प्रिय हो उसे हित न समझे, बल्कि जो प्रजा के प्रिय हो वह उसे ही अपना हित समझे। इस श्लोक के माध्यम से कौटिल्य ये कहना चाह रहे हैं कि राजा को प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझना चाहिए, मतलब उसे प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को इस प्रकार का टैक्स वसूलना चाहिए जैसे सूर्य समुद्र से वाष्प के रूप में जल ग्रहण करता है और उसे वर्षा के रूप में समुद्र को वापस दे देता है। कौटिल्य का दूसरा योगदान जो हमारे प्रशासन के क्षेत्र में रहा है वो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति हेतु सामाजिक समझौता नियम को उत्तरदायी माना है। अर्थात क्रूर व्यक्ति के अत्याचारों से बचने के लिए मनुष्य ने राजा को कर देकर अपनी सुरक्षा का वचन प्राप्त किया है। मतलब कौटिल्य का मानना है कि व्यक्ति चूँकि क्रूर और अत्याचारी लोगों से स्वयं सुरक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए उसने टैक्स भरना स्वीकार किया। राजा को टैक्स देता है और बदले में राजा उसकी सुरक्षा करता है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिनमें प्रथम अंग है स्वामी, जिसे उसने राजा का नाम दिया है। कौटिल्य ने स्वामी या राजा को संप्रभु मानते हुए उसे जन साधारण के हितों का अभिभावक, धर्म का प्रवर्तक और कानून का प्रबंधक बताया है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि राजा दाम्भिक या अभिमानी हो जाए तो सत्ता को खतरा हो जाता है। राजा अगर मूर्ख है तो देश को खतरा है, और यदि राजा अविवेकी है तो मानवता को खतरा है। इसलिए कौटिल्य राजा में एक राजर्षि के गुणों के रूप में देखते हैं। 7 अंगों में सेकंड है अमात्य, यानी कि मंत्री। अमात्य के रूप में राज्य के दूसरे अंग को कौटिल्य ने मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी की पदवी प्रदान की है। कौटिल्य ने अमात्य को जनपद की कर्मसिद्धि, राज्य की सुरक्षा, अपराधियों को दंड, वैदेशिक संबंध आदि के दायित्व सौंपे हैं। कौटिल्य का मानना था कि अमात्य के पद पर या मंत्री के पद पर हमें योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। तीसरा इसका सप्तांग सिद्धांत में जनपद व्यक्ति या भूमि से है।
ये मैं डिटेल में समझा रही हूँ। वैसे आप लोगों को जब कौटिल्य का योगदान पूछा जाएगा तो हमें ये कंप्लीट PDF नोट्स हैं, इससे ये पर्याप्त है। जनपद से मतलब है भूमि और जनता। कौटिल्य कहते हैं कि मानव रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता तथा जनपद रहित भूमि भी राज्य नहीं कहला सकती। अतः जनपद नहीं होगा तो राज्य किस पर राज करेगा। कौटिल्य का यह मत है कि राजा को दूसरे देशों के व्यक्तियों को बुलाकर या अपने देश की जनसंख्या में वृद्धि करके पुराने या नए जनपद को बसाना चाहिए। उसने जनपद को कई भागों में विभक्त भी किया है, जैसे जनपद स्थानीय जो कि 800 गांवों पर होता है, द्रोणमुख 400 गांवों पर होता है, खारवटिक 200 गांवों पर और संग्रहण 10 गांवों पर। कौटिल्य का चौथा अंग है दुर्ग, जो उन्होंने बताए हैं 7 अंग राज्य के, उसमें 4th है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को कोष और सेना का रक्षक मानते हुए ये कहा है कि राजा को अपने जनपद की सभी दिशाओं में युद्धोचित दुर्गों का निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य मानते हैं कि चाहे युद्ध हो या ना हो, किंतु युद्ध के लिए राजा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दुर्ग वो एक स्थान है जहाँ विपत्ति के समय राजा शरण ले सकता है और वहीं पे दुर्ग में ही सैनिक शक्ति और मित्र सेना की व्यवस्था कर सकता है। इस तरह से कौटिल्य दुर्ग को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है कोष। कौटिल्य का मानना है कि राजा को कभी भी अपना कोष खाली नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सेना केवल कोष की रक्षा कर सकती है, किंतु कोष में सेना और दुर्ग दोनों की ही रक्षा होती है। इसलिए राजा को हमेशा अपना कोष जो है भरा हुआ रखना चाहिए। नेक्स्ट है दंड। दंड के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि सैनिक वंश परंपरागत प्रशिक्षित वीर स्वाभिमानी होने चाहिए, क्योंकि जिस राजा के पास प्रबल सैन्य बल होता है, दंड या सेना, या दंड से मीन्स वो पनिशमेंट या कानून या न्याय से नहीं है, या दंड का मतलब है सेना, जो कि महत्वपूर्ण होती है राज्य की सुरक्षा के लिए। प्रबल सैन्य बल होना चाहिए और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। राजा को चाहिए कि वह सैनिकों को पर्याप्त वेतन दें और उनके परिवारों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। कौटिल्य ने हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, इन सब का अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। नेक्स्ट है मित्र। मित्र को महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य कहते हैं कि राजा को संकट के समय सहायता पाने हेतु मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अतः वंश परंपरागत विश्वासी, स्थायी तथा हितैषी मित्र बनाने चाहिए। मित्र बिना वेतन के कार्य करता है और कोष, भूमि और सेना के द्वारा सहायता भी करता है। कौटिल्य नीतिगत शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मैत्री स्थायी नहीं होती है, केवल हित स्थायी होते हैं, लेकिन राजा को हितैषी वाले मित्र बनाकर चलना चाहिए। अगला है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि राज्यों का व्रत या विजिगीषु नाम उसने दिया है, ये राजा को अपना के चलना चाहिए। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राज्य का पड़ोसी राज्य पहला शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। तो मंडल का अर्थ राज्यों का व्रत होता है और विजिगीषु का अर्थ विश्व विजेता से होता है। अगला है समसामयिक विदेश नीति, जिसे उसे साढ़े गुणे नीति भी कहा है। कौटिल्य ने विदेश नीति को 6 गुणों पर आधारित माना है: संधि, विग्रह, यान, आक्रमण। मतलब संधि, विग्रह मीन्स युद्ध, यान मीन्स
आक्रमण, आसन मतलब समय की प्रतीक्षा करो, संश्रय मतलब शरण लेना, द्वेदी भाव एक राजा से संधि तथा दूसरे से युद्ध करना। जब शत्रु पर विजय पाना संभव न हो तो कौटिल्य मानते हैं कि उसे संधि कर लेनी चाहिए। ये 6 गुण उन्होंने विदेश नीति के बताए हैं। 5वां पॉइंट है कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को 17 तीर्थों या डिपार्टमेंट्स या विभागों में बांटा है। कौटिल्य ने राजा को प्रशासन का केंद्र बिंदु मानते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के अतिरिक्त 17 तीर्थ विभाग वर्णित किए हैं, जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष, दंडनायक, उद्योग मंत्री, नायक यानी रक्षा मंत्री, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतःपाल आदि। कौटिल्य का मानना है कि जिस प्रकार अकेला पहिया गाड़ी नहीं चला सकता, उसी प्रकार सरकार या राज्य भी एक व्यक्ति से नहीं चलाई जा सकती। अतः राजा को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। अगला पॉइंट है सुव्यवस्थित कार्मिक प्रशासन। कौटिल्य ने 3 प्रकार के सरकारी कार्मिकों का वर्णन किया है, उपयुक्त, युक्त और तत्पुरुष। उपयुक्त को उसने विभागाध्यक्ष माना है, वो विभागाध्यक्ष होता है किसी भी तीर्थ का या विभाग का। युक्त यानी मध्य स्तरीय प्रबंधक, जो कि नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तत्पुरुष, इसे उन्होंने सेवक वर्ग या अनुचर या जिसे हम अभी कहते हैं 4th क्लास माना है। मंत्री उपयुक्त श्रेणी में आते हैं, अध्यक्ष युक्त श्रेणी में आते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से इन कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली, साक्षात्कार, वेतन प्रशासन, पदोन्नति, भ्रष्टाचार आदि का भी उल्लेख किया है। अगला पॉइंट न्याय एवं दंड प्रणाली। कौटिल्य ने न्याय को राजा का हृदय मानते हुए कानून को 2 भागों में विभक्त किया है, धर्मस्थ और कंटक शोधन, यानी एक तो सिविल कोड और एक क्रिमिनल लॉ। कौटिल्य ने जनपद और गांव स्तर पर संधि, 10 गांवों पर संग्रहण, 400 गांवों पर द्रोणमुख और 800 गांवों पर माध्य और समूचे समस्त जनपद पर सर्वोच्च न्यायालय गठित किए हैं। ये एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसी ही न्याय व्यवस्था कौटिल्य ने वहाँ पे बताई है। उसने इसका विभाजन ऐसे किया है कि जो समूचा यानी सबसे बड़ा जनपद है वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा, 800 गांवों पर माध्य न्यायालय और 400 गांवों पर द्रोणमुख, 10 गांवों पर संग्रहण और बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर संधि न्यायालय। ये न्यायालयों के नाम हैं। कौटिल्य ने पुरोहित, राजनीतिज्ञ तथा ब्राह्मण मंत्री को ही न्यायाधीश बताया है। कानून के 4 स्रोत बताए हैं, धर्म, व्यवहार, प्रथा, न्याय। दंड प्रजा का शासन करता है, दंड ही रक्षा करता है तथा दंड जब सब सो जाते हैं तो दंड ही जागता है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण एवं परिवेदना निवारण। मतलब जिसे हम कहते हैं जन शिकायतों के निवारण के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। जन साधारण की शिकायतों के निवारण के लिए कौटिल्य ने राजा को ही निर्दिष्ट किया है। राजा को भ्रष्टाचारियों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अगला पॉइंट है जन साधारण हेतु लोकोपयोगी शिक्षा। ये वही शिक्षाएं हैं, वो नैतिक शिक्षाएं हैं जो मैंने पार्ट 3 में आप लोगों को डिटेल्स में बताई हैं, यानी चाणक्य नीति या चाणक्य की नैतिक शिक्षाएं।
लगभग 37 शिक्षाएं हैं जिनको मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है। यहाँ हम उसका संक्षिप्त में ही उल्लेख करेंगे। कौटिल्य ने चाणक्य नीति में जनसाधारण हेतु अनेक लोकोपयोगियों का व्यापक वर्णन किया है, जो व्यवहार में मानव प्रकृति को समझने में निर्णायक सिद्ध हुई है। चाणक्य नीति की प्रमुख नैतिक शिक्षाओं में कुछ शिक्षाओं का हवाला हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे सीधे मनुष्य को दुनिया जीने नहीं देती है, स्पष्टवादी व्यक्ति ही सही रहता है, दुष्ट की दुष्टता कभी कम नहीं होती है, व्यक्ति की नेचर को हम नहीं बदल सकते हैं, उसके संस्कारों को हम नहीं बदल सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जते हैं। इस तरह से सारी शिक्षाओं के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल्स में पूर्व की वीडियो में बताया है। यहाँ इसके योगदान को हमने प्रशासनिक दृष्टि से देखते हुए आप लोगों को समझाया है, और कौटिल्य इस योगदान को मैं यहीं समाप्त करूँगी कौटिल्य के इन शब्दों से कि शिक्षा कभी साधारण नहीं होता है, निर्माण तथा प्रलय उसकी गोद में ही पलते हैं। कौटिल्य ने इसे कई जगह कोट किया है, कई जगह इसका उल्लेख किया है, और मुझे लगा यहाँ पे भी मुझे इसका करना चाहिए। तो मुझे आशा है आप लोगों को कौटिल्य का योगदान अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी शिक्षाएं भी आप लोगों को अच्छे से समझ में ही होंगी। कौटिल्य के योगदान के जो ये 9 पॉइंट्स हैं: कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, समसामयिक विदेश नीति, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, सुव्यवस्थित कार्मिक प्रशासन, न्याय और दंड प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण एवं परिवेदना निवारण, और नैतिक शिक्षाएं, ये सब हम आज भी इन सब विशेषताओं को देखते हैं। उसकी जो प्रशासनिक सोच थी कौटिल्य की, वो बहुत उत्कृष्ट थी, और कौटिल्य ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था के नियम, उपनियम, जनसाधारण को ध्यान में रखते हुए विस्तार से समझाए हैं। निसंदेह कौटिल्य एक उत्कृष्ट प्रशासनिक विचारक रहे हैं, और हमें भी जब कौटिल्य को हमने जब पढ़ा तो हमें भी ये समझ में आया कि इतने हज़ारों साल पहले जब कौटिल्य ने ये चाणक्य नीति बनाई, जो कि आज के इस वर्तमान युग में भी सटीक बैठती है। आशा है ये कौटिल्य का पूरा चैप्टर आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम कौटिल्य को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।